Hello बच्चों, welcome to the PYQ session of Unit 4 of Macroeconomics, which is your government budget and the economy. So, जैसे हमने मनी बैंकिंग में किया था बच्चों, आई हैव कंपाइल्ड हियर फॉर यू सीबीएसई के पिछले 2-3 साल के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप एंड से लॉन्ग आंसर टाइप एज वेल, राइट? सो लेट अस लुक एट दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. सो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा है आपके सामने. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन. तो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस बच्चों काफी बार ये देखा है कि वो एक थोड़ा सा पेन एरिया रहता है स्टूडेंट्स के लिए, है ना? तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना. ठीक है, तो लेट अस लुक एट दिस वन. सो असर्शन क्या दे रखी है बच्चों में? बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. बोरोइंग रिक्वायरमेंट जैसे ही देखा क्या याद आना चाहिए? तो आई शुड बी एबल टू रिकॉल दिस इज नथिंग बट फिस्कल डेफिसिट, राइट? So borrowing requirements of the government include interest obligations on debt as well. तो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन जो है हमारी, या इंटरेस्ट पेमेंट जो हमारी ड्यू है, उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. तो क्या फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स जुड़ी होती हैं? याद करो क्या पढ़ा था. फिस्कल डेफिसिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स. इंटरेस्ट पेमेंट किस में नहीं जुड़ी होती? वो कौन सा डेफिसिट होता है? प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है. So borrowing requirements of the government include interest obligations on debt as well. This assertion is absolutely correct. ठीक. तो जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो यहीं पे आप उसको मार्क कर लें कि असर्शन ठीक है या नहीं. अब रीजन स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों. रीजन स्टेटमेंट क्या दे रखी है? द गोल ऑफ मेजरिंग प्राइमरी डेफिसिट इज टू करेक्ट द प्रिवेलिंग फिस्कल इम्बैलेंसेस. तो प्राइमरी डेफिसिट, अभी हमने ऊपर भी बात की, प्राइमरी डेफिसिट आपको क्या बताता है? डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द पास्ट लोन्स, राइट? पास्ट बोरोइंग्स. सो प्राइमरी डेफिसिट निकालने का, मेजर करने का गोल क्या है? तो ये हमें जो बता रहा है, हम इससे वही पता करना चाह रहे हैं. तो क्या गोल है? कि गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, या गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है, एक्सक्लूडिंग या अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट पेमेंट्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमें दे रखा है द गोल ऑफ मेजरिंग प्राइमरी डेफिसिट इज टू करेक्ट द प्रिवेलिंग फिस्कल इम्बैलेंसेस. फिस्कल इम्बैलेंसेस सिंपली मीन्स कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिसीट्स. तो अगर गवर्नमेंट को ज्यादा बोरो करना पड़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट का मतलब फिस्कल इम्बैलेंस है. सो प्राइमरी डेफिसिट इज एन इंडिकेटर ऑफ, या measures the extent of fiscal, indicator of fiscal imbalances. ठीक है. तो इसका गोल है कि फिस्कल इम्बैलेंसेस को इंडिकेट करे या मेजर करे, उसको पॉइंट आउट करे, ना कि उसको करेक्ट करे. करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को या तो अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट को रिसीट्स बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है. तो फिस्कल मैनेजमेंट अलग चीज है. दैट इज नॉट बीइंग कवर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरिंग द फिस्कल डेफिसिट. आई होप वी आर क्लियर विद दिस. ठीक. तो रीजन स्टेटमेंट हमारी बच्चों गलत हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका ये वाला वर्ड जो करेक्ट वर्ड है ना, ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ. दिस इज द मेन वर्ड विच इज मेकिंग दिस रीजन स्टेटमेंट गो रॉन्ग. अगर करेक्ट की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं द गोल ऑफ मेजरिंग प्राइमरी डेफिसिट इज टू मेजर, अगर मैं ये लिख दूं, ठीक है, the prevailing fiscal imbalances, yeah, to point out towards the prevailing fiscal imbalances, तो रीजन स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी एंड द आंसर विल बी डिफरेंट. बट नाउ फॉर व्हाट वी आर गिवन ओवर हियर, हमारी असर्शन ठीक है, हमारा रीजन गलत है, तो हमारी आंसर ऑप्शन क्या बनेगी? तो देखते हैं. सो आंसर ऑप्शन सी देखो यहाँ पे, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, राइट? सो क्लियरली माय आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ठीक. सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अब यहाँ पे. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग द प्राइमरी डेफिसिट इज टू हाईलाइट. अब फिर से देखो वहीं पे कुछ सिमिलर स्टेटमेंट आ रही है, राइट? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग द प्राइमरी डेफिसिट, अभी ऊपर हमने रीजन में भी पढ़ा, इज टू हाईलाइट प्रेजेंट डैश.
ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन दे दिया, 1 मार्कर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ऑप्शंस हैं? फर्स्ट वन, ए फिजिकल imbalances, बी फिजिकल balances, रिकवरी ऑफ लोन्स, द ऑप्शन सी, एंड लास्ट वन इज कैश ग्रांट इन एड। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बड़ा क्लियर पिछले क्वेश्चन से भी पता चल रहा है। सो इफ यू सी, वी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर कि हमारा आंसर बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, फिजिकल इम्बैलेंसेस, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइमरी डेफिसिट का, इज टू हाईलाइट द प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंसेस। तो यही वर्ड अगर मेरे को करेक्ट की जगह दिया होता तो मेरा आंसर वहां पे डिफरेंट होता। इन दैट पर्टिकुलर केस आई वुड नॉट हैव मार्क्ड माय रीजन स्टेटमेंट इनकरेक्ट। आई होप वी हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर ऑप्शन क्या बना बच्चों? आंसर ऑप्शन इज ए, राइट। Let us move to now the next question, question number 3. Identify which of the following does not represent a public good. अब यहाँ पे देखो, कुछ टाइम पहले तक इवन ये भी होता था, नॉट कैपिटल लेटर्स में बोल्ड में आता था, पर अगर आपको ऐसे ही दे दिया तो भी आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग ही करना है, राइट। सो यू शुड बी रीडिंग द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। तो नॉट को अंडरलाइन कर लेते हैं और उस चीज को याद रखेंगे। डज नॉट represent अ पब्लिक गुड, तो मेरे पास 4 ऑप्शन यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, इनमें से पब्लिक गुड कौन सा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वन, फ्री वैक्सीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दे रही है तो ऑब्वियसली पब्लिक गुड है। बी, डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मिलिट्री, ऑब्वियसली गिवन बाय गवर्नमेंट, पब्लिक गुड। ऑप्शन सी, परचेज ऑफ रेलवे टिकट बाय एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अपने लिए रेलवे टिकट खरीद रहा है तो ऑब्वियसली उस रेलवे टिकट पे वही जाएगा, अपना पैसा वो खर्च कर रहा है, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ 4 और लोग उसी रेलवे टिकट पे जाएंगे, इट्स नॉट अ कलेक्टिव गुड। ठीक है, सो मैं फोर्थ वाला ना भी पढ़ूं, मुझे मेरा आंसर यहीं पे क्लियरली मिल रहा है। माय आंसर इज ऑप्शन सी। पर चौथी भी एक बार देख लेते हैं। स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल्ड बाय अ सिटी म्युनिसिपैलिटी, ऑब्वियसली स्ट्रीट लाइट, अब याद करो, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, दैट इज अ पब्लिक गुड और अ कॉमन गुड। ठीक है, कलेक्टिव गुड जिसको हम बोलते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो मेरा आंसर है, ये क्या है, ये इकलौता इस क्वेश्चन में प्राइवेट गुड है, दिस इज नॉट अ पब्लिक गुड। ठीक, सो विद दिस नाउ आई होप ये 3 क्वेश्चंस हमें क्लियर है बच्चों। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो व्हाट यू हैव ऑन स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। फिर से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, तो लेट अस रीड व्हाट इट ऑफर्स टू अस। असर्शन, public goods are those goods that are collectively consumed by the public। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है बच्चों? पब्लिक गुड्स कलेक्टिव कंजम्पशन ही डिनोट करते हैं, राइट, सारे उसको मिलके यूज करते हैं। सो असर्शन स्टेटमेंट मेरी ठीक है। रीजन पे आ जाते हैं। रीजन स्टेटमेंट क्या कह रही है? पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर। क्या पब्लिक गुड जैसे स्ट्रीट लाइट, पब्लिक पार्क एक्सक्लूडेबल है? क्या हम किसी और को रोक सकते हैं यूज करने से? क्या वो राइवलरस है, एक यूज करेगा दूसरा नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, राइट। सो पब्लिक गुड्स आर, याद करो क्या पढ़ा था, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो बाय दिस लॉजिक, बाय व्हाट वी हैड स्टडीड अर्लियर, रीजन स्टेटमेंट बच्चों हमारी गलत हो जाती है। ठीक है, तो मेरे को अपना आंसर यहाँ पे साफ समझ आ रहा है, असर्शन ठीक है, रीजन स्टेटमेंट गलत है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचती है? assertion A is true and reason is false, right? So my answer option is option C. ठीक है, coming to question number 5. Consumption of a good by a person does not reduce the amount available for consumption by others. एक पर्सन, एक बंदा उसको कंज्यूम किसी चीज को करता है तो वो उसकी वजह से दूसरे इंसान के लिए या दूसरे किसी पर्सन के लिए उस चीज की कंजम्पशन कम नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी अवेलेबल है। कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग सच गुड्स आर नोन एज फ्री राइडर्स। तो याद करो, फ्री राइडर्स का कंसेप्ट कहाँ पढ़ा था? आई होप यू रिमेम्बर, राइट। सो हमने इसको पढ़ा था पब्लिक गुड्स के केस में। ठीक है, तो मैं वही चीज आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि पब्लिक गुड्स सबके लिए बराबर अवेलेबल है, तो एक इंसान अगर उसको कंज्यूम कर रहा है वो दूसरे के लिए कम नहीं होता।
एंड इसी वजह से वी हैव दी प्रॉब्लम्स, वी हैव सर्टेन यूजर्स एज फ्री राइडर्स, क्योंकि उसके लिए पे भी नहीं करते। ठीक, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गुड्स इंडिकेटेड इन दी अबव टेक्स्ट। कौन से गुड्स की बात हम कर रहे हैं, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो आपको शुरुआत में ही दिख रहा है द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज पब्लिक गुड्स। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, प्राइवेट गुड्स, डेफिनेटली नॉट। जॉइंट वेंचर गुड्स, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स, नो, राइट। सो हमारा बड़ा क्लियर आंसर है, आर आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, कमिंग नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा फिर से एक एमसीक्यू है 1 नंबर के लिए। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 lanes। याद करो, कंस्ट्रक्शन वर्ड आपको कहा था, जहां भी दिख जाए आपको एक चीज याद आनी चाहिए। पढ़ लेते हैं पहले पूरा। कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 lanes दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सा एक्सपेंडिचर है? ठीक है, एक्सपेंडिचर 2 किस्म के पड़े थे, कौन कौन से, रेवेन्यू और कैपिटल। जैसे ही कंस्ट्रक्शन वर्ड दिख जाए, क्या बताया था अगर आपको याद हो, आई क्लियरली टोल्ड यू, कंस्ट्रक्शन वर्ड मतलब हमारा एसेट बन रहा है। ठीक है, तो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा बच्चों यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, सो कैन बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एज इट मे लीड टू डैश इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। क्या होगा, इंक्रीज, राइट, पढ़ा था हमने ये चीज। ठीक है, तो मैंने अपना आंसर यहीं पे लिख लिया। अब देखते हैं आंसर ऑप्शन क्या है हमारे पास। सो ऑप्शन ए, रेवेन्यू इंक्रीज। रेवेन्यू देखते ही मैं इसको क्रॉस आउट कर दूं, मतलब ही नहीं है। बी, रेवेन्यू रिडक्शन। सो पहली दोनों क्रॉस्ड आउट टोटली। ऑप्शन सी और डी में मेरे पास मेरे को इसमें से चूज करना है, व्हाट इज द राइट चॉइस। सो सी इज कैपिटल एंड इंक्रीज, एंड दैट इज माय आंसर, क्योंकि मैं उसको पहले ही कर चुकी हूँ। डी ऑप्शन है बच्चों आपकी, कैपिटल और रिडक्शन। ठीक है, तो definitely my answer option is option C. I hope we are clear with this, right? So now let us move to the next question. So now we are on to question 7, and question 7 है बच्चों हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। ठीक है, so let us look at this question number 7. The government through its budgetary policy may intervene to expand or reduce demand in an economy. ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू डिमांड बढ़ाने और कम करने का काम कर सकती है, राइट। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, डिस्कस ब्रीफली द बजटरी ऑब्जेक्टिव द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव। तो आपको वो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है, बताओगे भी सही, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव का नाम भी देना चाहिए, आइडेंटिफाई चाहे नहीं लिखा है, और गवर्नमेंट इसके थ्रू करना क्या चाह रही है इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू। तो क्या आप याद कर पा रहे हैं कि अगर हमने डिमांड की बात की तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है मेरा? आई होप यू आर एबल टू रिकॉल एंड आर वेरी क्लियर विद दिस। तो याद करो बच्चे, हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको तब भी कहा था डिमांड इज सिनोनिमस टू एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपने बजट के थ्रू या तो डिमांड बढ़ा रही है या फिर डिमांड को कम कर रही है, या कर सकती है। ठीक है, बजट के थ्रू। तो डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने बजट में अपना बजट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, या फिर एक्सपेंडिचर के अलावा याद करो गवर्नमेंट की रिसीट्स भी गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। तो इन ऑर्डर टू चेंज द रिसीट्स, इन ऑर्डर टू इंक्रीज डिमांड, गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स को क्या करे, गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स, या प्राइमरीली अगर मैं टैक्सेस की बात करूं, डिमांड को बढ़ाना है तो क्या करेंगे बच्चों, टैक्सेस कम कर देंगे। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगी तो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, उनकी जो नेट इनकम है, जो डिस्पोजेबल इनकम है, बढ़ जाएगी, एंड द डिमांड विल इंक्रीज, राइट। सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड, अगर डिमांड को कम करना है तो मैं इसको रिवर्स कर दूं, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे या फिर टैक्सेस को बढ़ा दे। ठीक है, सो you explain these 2 points and you will mention as well, government is through its uh, through the government budget, government can achieve or government will achieve, while increasing or decreasing the demand, government is trying to achieve economic or price stability. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, और गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी उसकी भी हमने यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स में बात कर दी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा
प्राइस स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट कवर हो जाता है। ठीक है, सो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। ठीक, सो व्हाट वी आर गिवन ओवर हियर इज, अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम the government provides free medical treatment to the poorer section of the society। ठीक है, तो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही है टू द पुअरर सेक्शन। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है वो बताना है और उसका नेचर एक्सप्लेन करना है, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। दोनों चीजें, ठीक है। तो पहली चीज एक्सपेंडिचर कौन सा है और क्यों है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो अगर गवर्नमेंट फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देने में पुअर सेक्शन को खर्चा कर रही है, तो बच्चों ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है या कैपिटल है? क्या मेरा यहाँ पे कोई एसेट बन रहा है? नहीं। क्या मेरी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है? नहीं। दिस इज नथिंग बट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो ये बच्चों मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू क्यों है उसका रीजन आप वही लिखेंगे, याद करो क्या पढ़ा अभी जो मैंने डिस्कस भी किया। इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट नीदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरी चीज, तो यहाँ पे आप रेवेन्यू देंगे और रीजन भी देंगे बिकॉज वो आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर। ऑब्जेक्टिव बच्चों कौन सा है, पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही है ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके, उनका खर्चा बच सके, है ना। तो उनको ये वाली सुविधा गवर्नमेंट दे रही है। तो मेरे को कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे याद आता है, आई एम ट्राइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, यस और नो। सो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, government is trying to improve the standard of living of the poorer section of the society. Government is trying to uplift them by providing them free medical treatment under the Ayushman Bharat scheme। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 पार्ट्स हो गए एंड यू नीड टू गिव बोथ, राइट। सो इस केस में दोनों चीजें हमने बताई, हमने ऑब्जेक्टिव की भी बात की, हमने एक्सपेंडिचर की कैटेगरी की भी बात की। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 6 नंबर का क्वेश्चन। सो क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। याद करो जब पढ़ाया था तब भी आपको कहा था क्लासिफिकेशन वाला या आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट होता है। गिव वैलिड आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो रीजन के साथ हम बताएंगे। पहला वाला देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन। याद करो कहाँ पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिला है, कौन सी रिसीट है, क्या गवर्नमेंट को इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट ने रिसीव किया क्या वो वापस करना है? नहीं, तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। क्या गवर्नमेंट ने अपना कुछ बेचा? नहीं। सो याद करो हमने इसको कहाँ पढ़ा था, दिस वाज नथिंग बट रेवेन्यू रिसीट, यस और नो। सो रेवेन्यू रिसीट, रीजन भी लिखेंगे, इट इज, अगर सिर्फ बच्चों यहाँ पे इतना लिख के छोड़ दिया ना, रेवेन्यू रिसीट ठीक होने के बावजूद भी इसका आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। तो एज पर मार्किंग स्कीम रीजन, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ठीक रीजन और रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके साथ लिखेंगे, सो इट इज अ रेवेन्यू रिसीट एज इट नीदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी बेची है, गवर्नमेंट को उससे पैसा मिला है, तो बड़ा क्लियर हमारे यहाँ पे आंसर है, याद करो कहाँ पढ़ा था इसको, दिस इज नथिंग बट अ कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट बच्चों क्यों है, बिकॉज इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा, फाइनेंशियल असिस्टेंस और हेल्प बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए फॉर प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया। तो इस कॉज के लिए अगर यूएस की गवर्नमेंट हमारी सरकार को पैसा देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, तो वो हमारी क्या है बच्चों, दैट इज नथिंग बट अ रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्यों है, फॉर द सेम रीजन जो हमने यहाँ पे कहा, ना गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी है और ना ही इससे गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हो रहा है। ठीक है,
I hope we are clear with this particular question, right? Okay, so now let us look at the next question, which is question number 10. अब यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखते हैं तो दिस इज केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी एक नए किस्म का क्वेश्चन है। केस स्टडीज आती हैं किसी भी यूनिट में से उठा के आपको दी जा सकती है। सो दिस इज वन एग्जांपल हाउ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी यूनिट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर दैट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे को यहाँ दिख रहा है दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम उसके ऊपर जाके केस स्टडी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वेरी क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इंडिकेटेड इन दी अबव टेक्स्ट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ तो बच्चों मेरे को साफ दिखाई दे रहे हैं टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, हालांकि हम केस स्टडी भी पढ़ेंगे बट स्टिल दो टाइप के टैक्सेस हमने कौन से पढ़े थे याद करो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़े थे हमने। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है विद सूटेबल एग्जांपल्स, और ये मेरा कितने का है 4 नंबर का। सो फॉर अ 4 मार्कर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन आई नो इट्स अ 3+1 का ब्रेकअप, 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस +1 पॉइंट ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बोथ ऑफ देम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या कह रहा है, इलैबोरेट द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द टैक्स प्रोजेक्शंस मेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो टैक्स प्रोजेक्शंस हैं वो भी पढ़ते हैं, उसके बारे में क्या दे रखा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें बताने हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन। So for that, let us read the text once. According to the Economic Survey 24-25, the government budget's projections for the fiscal year 25-26 indicate that the gross direct tax revenue will rise by 12.7%, while gross indirect tax collections are expected to grow by 8.3% relative to the previous financial year 24-25. The direct taxes include income tax and corporate tax। तो हमने यहाँ पे बात कर ही ली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स आगे आपका इंक्लूड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स reflecting earnings and profits of households and firms. It plays a key role in revenue growth of the government. ठीक है, indirect taxes encompass the goods and services tax, which is GST, custom duties and other transaction based levies. तो एग्जाम्पल बच्चों आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं, डिफरेंस तो मैंने लिखना ही है, एग्जाम्पल आप यहाँ से भी उठा के लिख दो, नहीं तो वैसे वही एग्जाम्पल्स है जो हमने पढ़े थे। हायर ग्रोथ रेट projected for direct taxes suggests a push to enhance tax buoyancy through improved compliance and reforms. On the other hand, indirect taxes are expected to benefit from consumption trends and GST administration improvements. The balanced tax strategy aims to mobilize resources while supporting fiscal consolidation and sustainable economic growth. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे टेक्स्ट दे रखा था। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हमें पढ़े भी थे हमने थ्योरी में, उनका यहाँ पे आपको नाम दे दिया, उनकी टैक्स प्रोजेक्शंस दी हैं, पर हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे को यही करना है, 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस विच शुड बिगिन विद योर मीनिंग फर्स्ट एंड 1 मार्क फॉर द एग्जाम्पल, राइट। तो ये हमारा डायरेक्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, इलेबोरेट द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टैक्स प्रोजेक्शंस। टैक्स प्रोजेक्शंस ऊपर हमें क्या दिखा रही है बच्चों के, जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का इतने से बढ़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो, राइट। तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस मेरे डेफिनेटली क्या बन जाते हैं बच्चों, एक तो यहाँ पे मेरे को ये चीज साफ नजर आ रही है, राइट। सो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। ठीक है, ये चीज साफ मेरे को यहीं पे दिख रही है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सो टैक्स रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू राइज, राइट। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे लास्ट, सो एम्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, हमने उसकी बात ऑलरेडी कर ली, वाइल सपोर्टिंग फिस्कल कंसोलिडेशन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे याद करो, फिस्कल कंसोलिडेशन, गवर्नमेंट की रिसीट्स बढ़ रही हैं तो गवर्नमेंट इज गोइंग इन अ गुड पोजिशन, फिस्कल मैनेजमेंट गवर्नमेंट का अच्छा हो रहा है, राइट। नहीं तो अगर रिसीट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो फिस्कल इम्बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट, दूसरा कॉन्सिक्वेंस में क्या लिख सकती हूँ, फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, साथ में ये भी जोड़ सकते हो ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो
I hope we are clear with this, right? So how have we utilized the text given to us to answer the questions? तो ये इस टाइप का टेक्स्ट बच्चों आपको एक ये आइडिया दे रहा है डेफिनेटली कि जैसे पहला मेरा जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली थियोरी में से भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए मेरे को जरूरी नहीं है कि आंसर मेरा टेक्स्ट में ही मिलेगा। और एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसका आंसर मैंने टेक्स्ट में से ही उठाया। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 11। The government has allocated 15.27 lakh crores for major sectors ranging from defense to rural development to social welfare to commerce and so on, right? So government इतना खर्चा कर रही है कहां से कहां तक? डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, social welfare, commerce and so on. Okay, before that let us read the questions once. So identify the major sources of government revenue and state what percentage does each one of them contribute. गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसकी परसेंटेज कितनी है, हमें ऊपर से मिलेगा तो उसको पढ़ेंगे। डिस्कस द नीड टू एलोकेट फंड्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट? तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं है। तो लेट अस रीड कंटिन्यू द टेक्स्ट फर्स्ट। Government expenditure goes to paying state's share of taxes and duties. Around 19% is spent on interest payments and 16% on central sector schemes, with subsidies, pension, and other payments contributing 19%. Government revenue is divided between borrowings and other liabilities. अब यहाँ देखो बच्चों, आपको एक क्वेश्चन का आंसर नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो था, मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड परसेंटेज। Government revenue is divided between borrowings and other liabilities, which account for a massive 27% of the incoming cash. Income tax revenue of about 19%, GST and other taxes of around 18%, corporation taxes account for around 17%. ठीक है, the next higher provision, अब यहां तक तो ये मेरे को क्या बता रहा है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू किस किस हेड से कहाँ कहाँ से आ रहा है, क्या सोर्सेज और कितनी परसेंटेजेस है। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, आप ऐसे भी लिख दो तो भी चलेगा, नहीं तो अगर मैं इसके यहाँ पे 3 पॉइंट्स भी बना दूं तो मैं इसको वैसे भी लिख सकती हूँ। आइडियल क्या होता है, हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि बच्चों पॉइंट फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो दैट मेक्स इट वेरी वेरी क्लियर। सो पहला मैं लिख दूं, सो इज डिवाइडेड बिटवीन बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, आई एम मेकिंग इट पॉइंट नंबर 1। अकाउंटिंग फॉर 27% ऑफ द इनकमिंग कैश, ये बच्चों मेरा हो गया पॉइंट 1 फॉर एग्जाम्पल, राइट? पॉइंट नंबर 2, इनकम टैक्स रेवेन्यू मेरे को नजर आ रहा है और मेरे को कॉर्पोरेशन टैक्स नजर आ रहा है, तो मैं इसको क्लब कर देती हूँ इकट्ठा। तो दूसरा मैं बना देती हूँ फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस। So in income tax revenue of around 19% and corporation taxes account for around 17%. ठीक, तीसरा indirect taxes, GST and other taxes of around 18%. ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हो। बेटर यही रहता है कि पॉइंट फॉर्म में लिखो। आई होप वी आर क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? Coming to the second one, दूसरा में क्या पूछ रहा था? Discuss the need to allocate funds among different sectors of the economy. So let us continue reading further. The next highest provision on this list is 2.66 lakh crores for rural development. Rural development के लिए इतना सारा पैसा गवर्नमेंट उसकी प्रोविजन कर रही है कि इतना हम स्पेंड करेंगे। This will include expenditure on rural infrastructure project and increased outlay for the popular मनरेगा स्कीम। ठीक है, तो ये बच्चों हमें टेक्स्ट दे रखा है, तो अब मेरे को बताना है नीड टू एलोकेट फंड्स। गवर्नमेंट पैसा क्यों खर्चे? ठीक है, व्हाट इज द नीड? सो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आई नीड 3 पॉइंट्स फॉर दैट, राइट? तो सबसे पहले देखो जो मैंने ऊपर हाईलाइट की थी चीज, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है डिफेंस, तो वहीं से उठा लेते हैं, 3 पॉइंट्स हमारे यहीं पे बन जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ डिफेंस सेक्टर पे पैसा गवर्नमेंट खर्च रही है, तो डिफेंस से मेरे को क्या याद आता है बच्चों? National security. Yes or no? Right? So government is spending on defense. Government is increasing, its outlay or the expenditure on defense sector, which implies, it's bent towards the national security. ठीक है, ये हमारा एक हो गया। दूसरा बच्चों में को यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट नजर आ रहा है, जिसकी बात हमने नीचे भी करी है कि गवर्नमेंट इतना पैसा
रूरल डेवलपमेंट पे खास तौर से करना चाह रही है, इतना यहाँ पे आप ये भी कोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू से स्पेंड 2.66 लाख करोड़ फॉर रूरल डेवलपमेंट, राइट। सो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? तो गवर्नमेंट will be spending the money on rural infrastructure project, ठीक है। So in order to improve the uh, economy of the rural areas, in order to uplift the rural areas, government is going to spend a huge amount of money, right, including the rural infrastructure. थर्ड वन, ऊपर देखो यहाँ पे सोशल वेलफेयर है और कॉमर्स भी है, ठीक है। तो मैं सोशल वेलफेयर भी डाल सकती हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली। सिर्फ सोशल वेलफेयर देखो वैसे दे रखा है आपको ऊपर, टिपिकली उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा उसको बिल्ड नहीं करा हुआ, डिफरेंट डिफरेंट और सर्विसेज की बात नहीं करी हुई। डिफेंस हमने अलग से ले लिया तो उसको यहाँ पे नहीं डालेंगे। इन जनरल यू कैन राइट गवर्नमेंट needs to allocate funds in order to provide services for the society in order to enhance, ठीक है, social welfare which is the ultimate goal of the government, right। आप ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर कॉमर्स की बात हमने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की है, मनरेगा की बात हम कर रहे हैं, मनरेगा पर रूरल डेवलपमेंट में भी डाल सकते हैं। नहीं तो अगर मैं सारी चीजों को इकट्ठा करके जोड़ दूं तो डेफिनेटली जो एक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का हमेशा रहता है किसी भी बजट में, वो हमारा क्या है बच्चों? इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। सो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी ऑन कॉमर्स। सो अगर कॉमर्स पे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन थ्रू इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमने कहा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने कहा, ठीक है, थ्रू इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट thereby leading to economic growth या aiming for economic growth. I hope you are clear with this. तो 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, आपको 3 पॉइंट्स चाहिए, आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख दीजिए कि गवर्नमेंट को पैसा एलोकेट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। सो दैट विल गिव यू 3 marks. So I hope you have understood this, right? Okay. So having done this, now let us move to the next question, which is question number 12. So question number 12 says distinguish between revenue expenditure and capital expenditure with the help of suitable examples. 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, सीधा क्वेश्चन है, याद करो, आपको कहा था डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है, एंड नथिंग लाइक दिस क्वेश्चन। और इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेवेन्यू में कैपिटल लिख दिया, कैपिटल में रेवेन्यू लिख दिया। सो बी वेरी क्लियर। सो ऐसे क्वेश्चन में भी एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा है तो आई विल गिव 3 points ऑफ डिफरेंस एंड 1 mark विल बी देयर फॉर दी एग्जाम्पल्स, ठीक है। चॉइस है, इंटरनल चॉइस इस क्वेश्चन में। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? यूजिंग सूटेबल एग्जाम्पल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। एक में एक्सपेंडिचर पूछ लिया, दूसरे चॉइस वाले क्वेश्चन में रिसीट्स पूछ ली। कहानी वही है, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। 3+1 का ब्रेकअप रहेगा, 3 points ऑफ डिफरेंस एंड 1 point फॉर दी 1 mark फॉर दी एग्जाम्पल्स, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। सो पार्ट ए, इंटरनल चॉइस अगेन। सो फर्स्ट वन, द क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना। एक और योजना का नाम आपके पास आ गया, aimed at providing affordable housing for the economically weaker sections, lower income groups and middle income groups in India. यहाँ पे आपको बता भी रहे हैं योजना का एम क्या है। इट्स द की कंपोनेंट इज अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं और इस योजना के अंडर जो रिलेटिवली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो अगर बच्चों हम जैसे ऊपर एक हमने क्वेश्चन किया था आयुष्मान भारत स्कीम वाला, सेम सिचुएशन यहाँ पे है। वहां पे हम उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे थे और यहाँ पे हम उन्हें क्या कर रहे हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग दे रहे हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराना चाह रही है, सब्सिडाइज कर रही है और उसके थ्रू उन्हें अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड कर रही है। सो कौन सा ऑब्जेक्टिव बच्चों आपको यहाँ पे याद आ रहा है? वेरी क्लियरली वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग
इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यही होगा ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुअरर सेक्शन को। तो एक नंबर तो बच्चों आपका, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर तो आपका आइडेंटिफिकेशन का हो गया, दो जो आपके मार्क्स हैं वो एक्सप्लेन करने के हो गए। तो ऑब्वियसली बात है, आप लिंक टू दिस स्कीम आप यही एक्सप्लेन करोगे कि अगर गवर्नमेंट उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करा रही है, सो दिस एम्स टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड somewhere bridge the gap between the upper section and the lower section of the society, right? So aimed at reducing inequalities of income and wealth. ठीक है, तो redistribution of income आ गया। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, योजना या कोई भी स्कीम का नाम देके उसके बारे में बता के आपको पूछ सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना प्लस एक्सप्लेन करना। ठीक है, दैट कैन बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर और एज अ 4 मार्कर एज वेल। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये बच्चों सीधा क्वेश्चन है फिर से, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 टाइप्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। लिखने का थोड़ा सा तरीका बस अलग हो गया। सिंपल सी भाषा में 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन से पढ़े हमने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस, राइट। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं देना है, सो 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है, एंड नो एग्जाम्पल, यू विल नॉट गिव एन एग्जाम्पल ओवर हियर। ठीक, आई होप यू आर सॉर्टेड विद दिस वेरी क्वेश्चन। ठीक है, सो नाउ कमिंग ओवर टू द और पार्ट, सेम क्वेश्चन और पार्ट बी। सो यहाँ पे भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन, मेधा एन इकोनॉमिक स्टूडेंट was studying about the expenditure on defense incurred by the government in the form of acquiring new platforms। अंडरलाइन कर लेते हैं कौन से किस्म का एक्सपेंडिचर। सो acquiring new platforms, jets, submarines, etc. and salaries and pensions of armed forces personnel। 2 किस्म के एक्सपेंडिचर हमें दे रखे हैं। ठीक है, she classified both the expenditures as capital expenditure। Do you agree with Medha's views? Give valid explanation in support of your answer। 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले ये बताएं, 2 किस्म के एक्सपेंडिचर है, इस स्टूडेंट ने दोनों को कैपिटल क्लासिफाई किया, क्या ये ठीक है, क्या आप अग्री करते हैं उसके व्यू से। तो पहली चीज, इसमें आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे हाँ या ना, यस या नो, वेरी क्लियरली हैज टू बी रिटन, देन यू कम टू द जस्टिफिकेशन, राइट, और योर आर्ग्यूमेंट। सो क्या ये दोनों एक्सपेंडिचर्स कैपिटल है, कैन यू थिंक ऑफ इट। कैपिटल मतलब मेरा एक्सपेंडिचर की बात हम कर रहे हैं, तो या तो एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, न्यू प्लेटफॉर्म्स अक्वायर किए, जेट या सबमरीन, तो मेरा एसेट बढ़ा। ठीक है, सो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन दी एसेट। बट बच्चों अगर मैं सैलरी या पेंशन की बात करूं, ना मेरा एसेट बन रहा है ना मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। याद करो सैलरी और पेंशन कहाँ पड़ा था, ये तो हमने रेवेन्यू में पढ़ा था। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मेरा क्या है, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बिकॉज ना इससे एसेट बन रहा है ना लाइबिलिटी कम हो रही है। ये वाला जो हमने पहले बात की, अक्वायरिंग न्यू प्लेटफॉर्म्स, दिस इज इंडीड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। सो व्हाट विल बी राइट एज एन आंसर, डू यू अग्री विद मेधा's व्यूज। नो, आई डू नॉट अग्री विद हर व्यूज, बिकॉज 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे। ठीक है, बोथ ऑफ देम, or as in you can write this way, no I don't agree with her views as point number 1। तो आप पहले लिखो पहला वाला, acquiring new platforms, right, so new platforms, this 1 point is indeed a capital expenditure as it leads to increase in the assets of the government। However, point 2, salaries and pensions is not a capital expenditure, rather, जैसे अभी ऊपर यहां बताया, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद द रीजन। ठीक है, सो दैट जस्टिफाइज योर आंसर। तो प्लीज यहाँ पे नो जरूर लिखना है, और वट एवर इस क्वेश्चन में नो था, तो डू यू अग्री पूछा जाए तो हाँ या ना लिखना है, उसके बाद अपना जस्टिफिकेशन देना है। ठीक है, सो हमने बता दिया एंड वी हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन, राइट। ओके, सो
this was the first part. Now coming over to the second part of the question, बच्चों. If for an economy primary deficit is 1000 crores, so यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया 3 नंबर के लिए. Primary deficit is 1000 crores and interest payments are 20% of the total borrowings of the government. Then calculate the value of fiscal deficit. तो यहाँ पे फिर से जैसे हम करते आए हैं न्यूमेरिकल्स वाले सेशन मैंने आपको बताया था. सो वी राइट व्हाट इज गिवन टू अस. सो प्राइमरी डेफिसिट बच्चों कितना है? 1000 करोड़. इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी है? 20% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स. ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है. याद करो टोटल बोरोइंग्स क्या होती है? टोटल बोरोइंग्स इज नथिंग बट फिस्कल डेफिसिट, राइट. और ऐसा परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी हमने कर रखा है उसमें. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, तो मेरा सोल्यूशन क्या रहेगा बच्चों? अब यहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का हमने पहले करा था, बट स्टिल मुझे यहाँ पे सीधी चीज दिखाई दे रही है. प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लगेगा. सो प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट. प्राइमरी डेफिसिट मेरे को दे रखा है 1000. फिस्कल डेफिसिट आई हैव टू कैलकुलेट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स जो दिया है एग्जैक्टली वही लिख देंगे. 20% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स. अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ 20% ऑफ फिस्कल डेफिसिट. एक लाइन डाल के मैं साइड में लिख दूंगी एज द फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये आपकी क्लैरिफिकेशन हो गई. सो दिस इंप्लाइज 1000 इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस, just solving for this, 1/5 ऑफ द फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, तो आप इसको अरेंज करिए. फिस्कल डेफिसिट अगर आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे, सो आपके पास क्या आ जाएगा? सो 1000. सो आप चलो लेट मी राइट द कंप्लीट स्टेप्स if anyone gets confused. So what do we have over here? So this gives you a 4/5 of fiscal deficit. ठीक है, तो जो आपने निकालना है, this goes on the other side. So 5 into 1000 upon 4, right? So this gives me, just solving for it, so 250 into 5. So this implies your fiscal deficit is equal to 1250 crores. And that is my answer. वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट हमने निकालनी थी. तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल है बच्चों को, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं है. जस्ट दैट यू नीड टू नो योर फॉर्मूला. फॉर्मूला ही नहीं अगर आता तो हम शुरुआत ही नहीं कर सकते. और एक ये छोटा सा मैथ्स वाला पोर्शन है जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो इतना कुछ डिफिकल्ट से बच्चों नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, राइट. सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस वेरी क्वेश्चन. ठीक है, I have taken you through different types of questions and I hope we are clear with those. So that was all for today and I will see you with a new unit in the next class. So I hope you re-revise your concepts until you have absolute clarity, right? So I will see you in the next session. Till then, thank you so much.